बीए एवं एमए हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में एक साथ बीए वाले एवं एमए दोनों ही अंतिम वर्ष के विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में किस तरह से थे, हिंदी साहित्य जगत में उनका क्या प्रभाव था, हम ये पहचान सकेंगे। और उनके काव्य जगत में प्रवेश करने के लिए कवि की पहचान करना जरूरी होता है। हम पिछली बार जिसे बता चुके हैं उसे दोहराते हैं ताकि आप जुड़ सकें, और इसी के साथ हम प्रसाद को बखूबी जान सकेंगे। जयशंकर प्रसाद किस तरह से साहित्य में भूमिका निभाते हैं, उनकी पहचान किन कृतियों से बनती है, किन रचनाओं से है, उनको ऊंचाई हासिल होती है। अगर उम्र की दृष्टि से देखें तो महज 48 वर्ष में इन्होंने ये सब कुछ किया। और ऐसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन जो भी महज 50 से नीचे, 50 तक भी नहीं पहुंच सके। ऐसे ही दूसरे कवि है मुक्ति बोध, जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया महज 47 वर्ष में। आप छायावाद के प्रवर्तकों में आपका नाम आता है। छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते जिस पर यह छत टिकी हुई है। और साहित्य की प्रवृत्तियों में मुख्य स्थान मिलता है। साहित्य का विद्यार्थी बिना छायावाद को जाने आगे नहीं बढ़ सकता, एक कदम भी नहीं रख सकता। उन्हें इन 4 स्तंभों की पहचान कर लेना बेहद जरूरी होता है। जयशंकर प्रसाद की पहला काव्य संग्रह चित्राधार या पहली रचना कहलाती है, और अंतिम महाकाव्य कामायनी। और दूसरी तरह से समझें कि छायावाद में इनका प्रवेश होता है तो उस कृति का क्या नाम रहा, वो रचना कौन सी थी, तो उसका नाम कहा जाता है आंसू। आंसू कई कारणों से चर्चित रही। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा से साहित्य का आरंभ करते हैं और ऊंचाई जो हासिल की खड़ी बोली में, क्योंकि फिर ब्रज भाषा का उतार आ गया था। लेकिन कवि को अपनी कविताओं को साबित करने के लिए खड़ी बोली में अपनी रचनाएं करनी पड़ती थी, तो ये खड़ी बोली की ओर उन्मुख होते हैं। छायावाद का प्रवर्तक कौन, ये बहस आप पिछली बार सुन चुके हैं। कुछ प्रसाद को मानते हैं, लेकिन तीनों ही कवि मिलकर के छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, एक नहीं। क्योंकि एक रचना इनकी 1920 से पहले आ जाती है, लेकिन कहते हैं कि एक रचना बहुत नहीं हो सकती। और दूसरी बहस आपने सुनी आंसू बनाम कामायनी, कि कामायनी में ये आंसू को भी एक सर्प के रूप में रखना चाहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने ये विचार बदल दिया। प्रसाद इस तरह से बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। उन्होंने हर विधाओं में हाथ आजमाइश की। उन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, और अंततः वो नाटककार के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन काव्य में भी उनकी दखल जबरदस्त रही, जो कामायनी के बतौर उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इन सभी रचनाओं से गुजरने के बाद हम चंद शब्दों में कह सकते हैं कि ये सुंदरता के प्रतिपादक रहे, सुंदरता प्रेमी रहे। और सुंदरता कैसे हासिल की जाए इस बात को तवज्जो देते थे। बेहतरी रचना बेहतरीन हो, बेहतरीन के लिए ये काम करते रहे। और अंततः इनका दर्शन रहा शैववाद के तहत आनंद किस तरह से हासिल हो, यानी आनंद अंततः जिंदगी का
ऐसा फलसफा है जो हर व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करता है सुखी होने के लिए, आनंद पाने के लिए। आंसू की जमीन कामायनी सी है। ये जब कहा जाता है कि जिस तरह से कामायनी में ये स्थान पाते हैं, उसी तरह से आंसू रचना से ये पाठकों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। आंसू ऐसी रचना रही जिसे कई पाठकों ने कंठस्थ कर लिया होता है और इसे एक सर्ग के रूप में कामायनी में भी चाहते थे, लेकिन विचार विमर्श के बाद अंततः ये इसे शामिल नहीं करते। इससे यह साबित होता है कि कवि को भी ये आंसू रचना इतनी प्रिय थी, क्योंकि ये मानवीय विरह काव्य कहा जाता है। यानी विरह काव्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है श्रृंगार परक रचनाओं में। जैसे रीतिकालीन दौर के कवियों ने श्रृंगार परक रचना की और उनको सबसे ज्यादा सफलता अगर मिली है तो विरह काव्य में मिली है। इस तरह से हम कहते हैं कि रीतिकाल के बाद मानवीय विरह काव्य अगर कोई मिलता है तो वो आंसू इनकी रचना रही है। इसमें खास करके प्रेमजन्य पीड़ा, दुखानुभव का गहराई से अनुभव मिलता है। ये कह सकते हैं कि इस तरह से ये एक तरह का यूटोपिया था, मानसिक विटोपिया, जो जिसका रामचंद्र शुक्ल ने भी विरोध किया, कई आलोचकों ने भी, कि ये महज मानसिक यूटोपिया है कवि का। लेकिन इसके बावजूद चूंकि चूंकि हर पाठक दुख और सुख से गुजरता है, सुख कुछ ही देर के लिए जिंदगी में आता है और विदा हो जाता है, और पाता है कि अंततः सुख के दरवाजे पर दुख तुरंत आहट देता हुआ लंबे समय तक डट जाता है। आदमी जिद्दोजहद करता है, संघर्ष करता है, किसी तरह से फिर उसे पार पाता है और कुछ देर के लिए क्षणानुभूति होती है। इस तरह से इसको कहते हैं कि प्रेम जन्य पीड़ा का एहसास इस रचना में मिलता है। यही आत्मवाद कामायनी में बदल करके विवेकवाद होकर के प्रवेश करता है। यानी आत्मवादी कवि कामायनी में और आंसू में एक रूप दिखाई देता है, लेकिन विवेकवादी एक ढंग अपना करके ये कामायनी में उसे अपनाते हैं और इस तरह से वो उत्कृष्ट रूप हो जाता है। पंक्ति है, सबका निचोड़ लेकर तुम, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख के सूखे जीवन में बरसो प्रभात हिमकन सा, बरसो प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। इस तरह से वो आंसू को हिमकण के रूप में आसमान से सब पर प्रभात की तरह बरसाने का एक आह्वान करते हैं। आंसू इस विश्व सदन में, ये विश्व अगर सदन है, घर है, और इसमें आंसू ऊपर बूंदों के रूप में गिरता रहे। इस तरह से ये रचना एक तरह से जादुई शक्ति लिए वो ये दिखाई पड़ती है। और परिवर्तन, बेहतर, सुंदर की आकांक्षा इस रचना में हम देख सकते हैं। आंसू में जादुई शक्ति रही, आंसू कामायनी की तरह है, आप इस तरह से देख सकते हैं। ये